दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित किए जाने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा में आपके द्वारा चुने गए मुख्य विषय के अतिरिक्त सामान्य अध्ययन के 30 प्रश्न पूछे जाते हैं जो सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य हैं। इसी को ध्यान में रखकर हम प्रस्तुत कर रहे हैं उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के लिए सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। इसमें हम परीक्षा पैटर्न और पाठ्यक्रम के अनुरूप कुल 30 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो आइए शुरू करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के लिए सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। पहला प्रश्न है दोस्तों, देखिए 16 जुलाई 2022 को भारत के प्रधानमंत्री ने लगभग 14,850 करोड़ की लागत वाले बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कहाँ से किया है? ऑप्शन है आपके कैथेरी गांव जालौन, मऊरानीपुर झांसी, पट्टागवा इटावा या फिर राजापुर बांदा। तो सही उत्तर हो जाएगा कैथेरी गांव जालौन। दोस्तों आप जान लीजिए कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 जुलाई 2022 को जालौन जिले की उरई तहसील के कैथेरी गांव से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है और ये एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के तत्वाधान में लगभग 14,850 करोड़ रुपए की लागत से बना है। 4 लेन वाला ये 296 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के 7 जिलों चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा से गुजरेगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, 28 जुलाई से 8 अगस्त 2022 तक आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ पर आयोजित किए गए थे? तो इसमें आपसे पूछा गया है कि अब की बार जो राष्ट्रमंडल खेल यानी कॉमनवेल्थ गेम हैं ये कहाँ आयोजित किए गए थे। इनका जो समय काल है 28 जुलाई से 8 अगस्त 2022 के बीच आयोजित हुआ था। तो याद रखिएगा दोस्तों, 28 जुलाई से 8 अगस्त 2022 तक कॉमनवेल्थ गेम बर्मिंघम में आयोजित हुए थे। बर्मिंघम इंग्लैंड में है। इसमें भारत के कुल 215 एथलीटों ने भाग लिया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, धारणीय विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है? ऑप्शन देखिए, प्राकृतिक संसाधन, भौतिक संसाधन, औद्योगिक संसाधन या फिर सामाजिक संसाधन। तो सही उत्तर है प्राकृतिक संसाधन। आप जानते हैं धारणीय विकास या सतत विकास की अवधारणा जिस इसके तहत दोस्तों वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है और धारणीय विकास प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता को दर्शाता है। धारणीय विकास का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों का न्याय संगत उपयोग, संरक्षण और उचित प्रबंधन करना है ताकि आगे की पीढ़ियों के लिए भी ये संसाधन बने रहें और वे उनका उपयोग कर सकें। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण इनिशिएटिव है ये मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ। ये पहल किसके द्वारा प्रवर्तित की गई है? ऑप्शन देखिए, जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल, यूएनईपी सचिवालय, यूएनएफसीसी सचिवालय या फिर विश्व मौसम विज्ञान संगठन। तो सही उत्तर क्या है दोस्तों? संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सचिवालय। देखिए यूएनएफसीसी सचिवालय, इसके द्वारा मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ नामक एक नई पहल लॉन्च किया गया है जो जलवायु तटस्थता की ओर संक्रमण में वास्तविक परिणाम प्राप्त करने वाले व्यक्तियों, कंपनियों और सरकारों के प्रयासों को दर्शाएगी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में मैंग्रोव या ज्वारी वन वनस्पति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? देखिए यहाँ पर है मालाबार तट, सुंदरवन, कच्छ का रण और दंडकारण्य। तो सही उत्तर है, अगर जो इन चारों विकल्पों में देखा जाए तो भारत में मैंग्रोव वन सुंदरवन में पाए जाते हैं। ज्वारी वन डेल्टा प्रदेश और समुद्र के ज्वार वाले भागों में होते हैं। इनको मैंग्रोव वनस्पति के नाम से जाना जाता है। दोस्तों मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक क्षेत्र सुंदरवन डेल्टा में पाया जाता है और यहाँ के वनों में सुंदरी वृक्ष की अधिकता के कारण सुंदरवन कहा जाता है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। ऑप्शन देखिए, धौलावीरा, किली गुल मोहम्मद, कालीबंगा और मेहरगढ़। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही उत्तर है ऑप्शन डी। देखिए दोस्तों, प्राचीनतम अस्थायी जीवन के साक्ष्य सबसे पहले बलूचिस्तान के कच्छी मैदान स्थित मेहरगढ़ से मिले हैं। इसकी प्रामाणिक तिथि 7वीं सहस्राब्दी ईसा पूर्व से यानी 7000 ईसा पूर्व है, जबकि किली गुल मोहम्मद और कालीबंगा की प्राचीनतम तिथि 4000 ईसा पूर्व और 3500 ईसा पूर्व है। तो याद रखिएगा, मेहरगढ़ बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। यहाँ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के साक्ष्य मिले हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था क्या? ऑप्शन देखिए, कमल और रोटी, बाज, रुमाल और दो तलवारें। तो सही उत्तर है कमल और रोटी। देखिए दोस्तों, 1857 का जब प्रथम स्वाधीनता संग्राम प्रारंभ हुआ था, तो इसमें कमल और रोटी को संग्राम के प्रतीक के रूप में यूज किया गया था या प्रयोग किया गया था भारतीय क्रांतिकारियों के द्वारा। अगला प्रश्न है दोस्तों, पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के मुख्य संसाधन कौन से हैं? देखिए, वन, धात्विक खनिज, कार्बनिक खनिज या आणविक खनिज। तो सही उत्तर है वन। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के मुख्य संसाधन वन है और इस क्षेत्र के लगभग 65% भूभाग पर वनों का विस्तार है। अगला प्रश्न भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से है कि भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है कहाँ से? तो आप जानते हैं कि भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना जो है ये हमारी हम भारत के लोग यानी वी द पीपुल ऑफ इंडिया शब्दों से प्रारंभ होती है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नांकित में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख होता है? तो आप जान लीजिए, भारतीय गणतंत्र का प्रमुख दोस्तों भारत का राष्ट्रपति होता है। और आप जानते हैं, भारत एक गणतांत्रिक व्यवस्था वाला राजतंत्र है, राज्यतंत्र है, यानी भारत एक गणराज्य है। इसका तात्पर्य है कि भारत का राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होता है, न कि वंशानुगत होता है। इसलिए भारतीय गणतंत्र का प्रमुख या राष्ट्राध्यक्ष जो है वो राष्ट्रपति होता है। इसका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से जो अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के माध्यम से किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का संविधान निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत एक निर्वाचन आयोग का प्रावधान करता है? देखिए, अनुच्छेद 321, अनुच्छेद 322, अनुच्छेद 323 या अनुच्छेद 324। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324। दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत संसद और राज्य विधानमंडल और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पदों के निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करने और इन निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण करने के लिए निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, लघु और सीमांत किसानों को पेंशन के उद्देश्य से प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना कब प्रारंभ की गई थी? ऑप्शन देखिए, 15 अगस्त 2020, 12 सितंबर 2019, 26 जनवरी 2020 और 25 अगस्त 2019। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना छोटे और सीमांत किसानों की वृद्धावस्था और सामाजिक सुरक्षा है। इसकी शुरुआत 12 सितंबर 2019 को। देखिए, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना छोटे और सीमांत किसानों की वृद्धावस्था और सामाजिक सुरक्षा के लिए 12 सितंबर 2019 को शुरू हुई थी और 18 से 40 वर्ष की आयु वर्ग में आने वाले 2 हेक्टेयर तक की खेती योग्य भूमि वाले सभी छोटे और सीमांत किसान इस योजना के पात्र होंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया है? आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, महबूब उल हक, जगदीश भगवती, जोसेफ स्टिग्लिज और अमर्त्य सेन। तो सही उत्तर है एसडीआई जो है दोस्तों, ये पाकिस्तान के अर्थशास्त्री स्वर्गीय महबूब उल हक के
कुशल निर्देशन में किया गया था और प्रोफेसर अमर्त्य सेन और कई अन्य अर्थशास्त्रियों ने इसमें सहयोग प्रदान किया था। तो याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक यानी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा जो HDI इंडेक्स जारी किया जाता है दोस्तों, ये पाकिस्तान के अर्थशास्त्री महबूब उल हक के द्वारा इसका निर्माण किया गया था या विकास किया गया था। अगला प्रश्न शोध अभियोग्यता से संबंधित है, देख लीजिए। अभिज्ञात शोध प्रश्न अथवा उद्देश्य से संबंधित प्राथमिक अध्ययनों का गुणात्मक रीति से सार संक्षेपण और व्याख्या करने को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है गुणात्मक पुनरीक्षा, यथार्थपरक पुनरीक्षा, वृत्तांत पुनरीक्षा या अधिपुनरीक्षा। तो सही उत्तर है वृत्तांत पुनरीक्षा। दोस्तों आप जान लीजिए कि अभिज्ञात स्रोत प्रश्न अथवा उद्देश्य से संबंधित प्राथमिक अध्ययनों का गुणात्मक रीति से सार संक्षेपण और व्याख्या करने को वृत्तांत पुनरीक्षा यानी नैरेटिव रिव्यू कहा जाता है। और दोस्तों वृत्तांत पुनरीक्षा किसी विषय पर वर्तमान ज्ञान का एक व्यापक, महत्वपूर्ण और उद्देश्यपूर्ण विश्लेषण है जो ये शोध प्रक्रिया का एक अनिवार्य हिस्सा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जब एक उत्तरदाता को स्वयं को मापे जाने की जानकारी होती है तो उसके व्यवहार पर इसके प्रभाव को क्या कहा जाता है? ऑप्शन देखिए, आत्मचेतना, प्रतिक्रियात्मकता, कृत्रिमता या तादात्म्य प्रभाव। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा प्रतिक्रियात्मकता। आप देख लीजिए, जब एक उत्तरदाता को स्वयं को मापे जाने की जानकारी होती है तो उसके व्यवहार पर इसके प्रभाव को प्रतिक्रियात्मकता कहा जाता है। प्रतिक्रियात्मकता का एक ऐसी घटना है दोस्तों, ये तब होती है जब व्यक्ति अपने प्रदर्शन या व्यवहार को इस जागरूकता के कारण बदल देते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके अनुसार 10+2+3 शिक्षा प्रणाली तैयार की गई थी? देखिए, मैकाले मिनट्स, हंटर आयोग, एल्फिंस्टन रिपोर्ट या वुड्स डिस्पैच। तो सही उत्तर है वुड्स डिस्पैच। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। और आप जान लीजिए कि भारत में 10+2+3 शिक्षा प्रणाली लाने का श्रेय वुड डिस्पैच को जाता है और वुड डिस्पैच को 1854 में लाया गया था। इसको भारत में शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ये डिस्पैच एक महत्वपूर्ण व्यापक शैक्षिक दस्तावेज है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन देखिए, डॉक्टर एलन एम ट्यूरिंग, कार्ल बेंज, थॉमस एल्वा एडिसन या एडवर्ड टेलर। तो सही उत्तर है डॉक्टर एलन एम ट्यूरिंग। आप जान लीजिए दोस्तों कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश वैज्ञानिक डॉक्टर एलन एम ट्यूरिंग ने कॉलोसस नामक प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर को डिजाइन किया था। अगला प्रश्न है, CPU और IO के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? ऑप्शन देखिए, ALU, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट या सेकेंडरी यूनिट। तो सही उत्तर है कंट्रोल यूनिट। दोस्तों सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और IO के बीच सिग्नलों और गतिविधियों को नियंत्रित करने का कार्य कंट्रोल यूनिट के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, माउस, ट्रैक बॉल और जॉयस्टिक निम्नलिखित में से किसके डिवाइस हैं? पॉइंटिंग डिवाइस, पेन इनपुट डिवाइस, डेटा कलेक्शन डिवाइस या मल्टीमीडिया डिवाइस। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों माउस, ट्रैक बॉल और जॉयस्टिक जो पॉइंटिंग है ये पॉइंटिंग डिवाइस हैं। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आप जान लीजिए कि इनपुट डिवाइस के द्वारा हम आंकड़ों या निर्देश को कंप्यूटर में इनपुट करते हैं और माउस प्रायः 3 प्रकार के होते हैं, मैकेनिकल माउस, प्रकाशीय माउस और तार रहित माउस। अगला प्रश्न है दोस्तों, मशीन लैंग्वेज का प्रयोग करती है। मशीन लैंग्वेज किसका प्रयोग करती है? ऑप्शन देखिए, न्यूमेरिक कोड, इंग्लिश लैंग्वेज कोड, जावा लैंग्वेज कोड या CPU प्रोसेसिंग कोड। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों मशीन लैंग्वेज CPU प्रोसेसिंग कोड का प्रयोग करती है। मशीनी लैंग्वेज दोस्तों ये कंप्यूटर की आधारभूत भाषा होती है और ये केवल 0 और 1 2 अंकों के प्रयोग से निर्मित श्रृंखला से लिखी जाती है। और मशीन लैंग्वेज एकमात्र कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा है जो कि कंप्यूटर द्वारा सीधे सीधे समझी जाती है।
अगला प्रश्न है फॉर प्रॉफिट बिजनेस द्वारा निम्नलिखित में से किस डोमेन का प्रयोग होता है? .com, .edu, .mil या .net। तो आप जान लीजिए कि .com दोस्तों ये कमर्शियल या व्यावसायिक उपयोग के लिए, .edu एजुकेशन के लिए, .mil मिलिट्री अमेरिकी रक्षा विभाग से संबंधित है और .org ये ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित है। तो आप जान लीजिए फॉर प्रॉफिट बिजनेस द्वारा दो है, फॉर प्रॉफिट बिजनेस ये .com डोमेन का प्रयोग इसमें किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों अप्रैल 2022 में रायसीना डायलॉग के 7वें संस्करण का आयोजन किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में किया गया था? आपको बताना है। ऑप्शन देखिए पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर, नई दिल्ली या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली। आप जान लीजिए कि दोस्तों नई दिल्ली में 25 से 27 अप्रैल 2022 के मध्य ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के सहयोग से विदेश मंत्रालय द्वारा रायसीना डायलॉग के 7वें संस्करण का आयोजन किया गया था और इसका विषय था टेरा नोवा रैम्पेरांड इम्पेरिएंट इम्पीरिल्ड। अगला प्रश्न है दोस्तों मार्च 2022 को भारतीय वायुसेना ने किस कंपनी के सहयोग से अपने विभिन्न वाहनों के बेड़े के लिए फ्लीट कार्ड फ्यूल ऑन मूव पहल की शुरुआत की है? ऑप्शन है IOCL, ऑयल इंडिया लिमिटेड, HPCL या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। दोस्तों इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने भारतीय वायुसेना के वाहन के बेड़े के लिए फ्लीट कार्ड फ्यूल ऑन मूव पहल की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न है कि ग्लोबल मार्केट आउटलुक फॉर सोलर पावर 2022 से 26 की रिपोर्ट कहाँ जारी की गई है? ऑप्शन देखिए संघाई, सैन फ्रांसिस्को, म्यूनिख या लंदन। तो सही उत्तर है म्यूनिख। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है, म्यूनिख हो जाएगा। दोस्तों आप जान लीजिए कि ग्लोबल मार्केट आउटलुक फॉर सोलर पावर 2022 से 2026 की रिपोर्ट म्यूनिख जो कि जर्मनी का एक शहर है वहां पर जारी की गई है। अगला प्रश्न है जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा किससे संबंधित है? तो ये दोस्तों जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का जो कन्वेंशन ढांचा है ये ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी से संबंधित है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। और आप जान लीजिए कि कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैसों के अंतर्गत आता है। तो इसमें से सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी। ये जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ के कन्वेंशन ढांचा से संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों पेड़ पौधों और जंतुओं की सर्वाधिक विविधता विशेषता क्या है? देखिए शीतोष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन की, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र वन की, सवाना की या शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान की। तो उत्तर है पेड़ पौधों और जंतुओं की सर्वाधिक विविधता ये उष्ण कटिबंधीय आर्द्र वन की प्रमुख विशेषता है। और आप जान लीजिए कि दोस्तों पेड़ पौधों और जंतुओं की सर्वाधिक विविधता उष्ण कटिबंधीय आर्द्र वन में पाई जाती है। अगला प्रश्न भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से है। इसमें आपसे पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सूरत की फूट कब हुई थी? तो आप जानते भी होंगे 1907 यानी 1907 में। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सूरत फूट 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में हुई थी और इसमें कांग्रेस नरमपंथी और गरमपंथी दो अलग अलग गुटों में विभक्त हो गई थी। सूरत अधिवेशन ताप्ती नदी के किनारे हुआ था और सूरत के विभाजन में गरम दल का नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक ने किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम क्या है? बुध, शुक्र, मंगल या शनि। तो सही उत्तर है शुक्र। दोस्तों शुक्र या वीनस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है और इसके अतिरिक्त इस ग्रह को सर्वाधिक चमकीला ग्रह, सुबह का तारा और शाम का तारा आदि नामों से भी संबोधित किया जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस संगठन में ERIC यानी एरिक एक इकाई है? ऑप्शन देखिए NCTE, NCERT, NIPA या NRF। तो सही उत्तर है आप जान लीजिए NCERT की एक इकाई एरिक है यानी ERIC।
एनसीईआरटी की अस्थायी समिति को शैक्षणिक अनुसंधान और नवाचार समिति यानी एजुकेशनल रिसर्च एंड इनोवेशन कमेटी कहा जाता है। और ये स्कूल और शिक्षक शिक्षा की प्राथमिकताओं वाले क्षेत्रों में शोध को बढ़ावा और समर्थन देने के लिए कार्य करती है। दोस्तों, आज के प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? मध्यमान, बहुलांक, मध्यांक या प्रामाणिक विचलन। तो सही उत्तर हो जाएगा प्रामाणिक विचलन। और आप जान लीजिए कि मध्यमान, बहुलांक, मध्यांक यानी माध्य, माध्यिका, बहुलक ये केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों को प्रदर्शित करता है, जबकि प्रामाणिक विचलन विचलनशीलता मापन एक महत्वपूर्ण विधि है और इसका प्रयोग अनुसंधान कार्यों के लिए किया जाता है, क्योंकि प्रामाणिक विचलन विचलनशीलता का अस्थायी सूचकांक है और ये विधि अधिक उपयुक्त मानी जाती है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के लिए सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा हमारे साथी जो इन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, सही ईमानदारी पूर्वक सॉल्व करते हुए अपना स्कोर भी ज़रूर बताएं कि 30 प्रश्नों में से वो कितने प्रश्न सही कर रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।